कल यूपीपीसीएस मेंस का रिज़ल्ट आया था। काफ़ी सकारात्मक रहा। आपके संस्थान से भी बहुत सारे बच्चों ने मेंस दिया था। तो उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। उनमें से कुछ ऑफलाइन से थे, कुछ आपके जो क्लासेस करते हैं ऑनलाइन बैचेस से, और कुछ आंसर राइटिंग क्लास से भी बच्चे थे जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी यहाँ पर, जो हम ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो जब मेंस क्वालिफाई होता है उसके बाद की एनर्जी अपने आप में बहुत अलग होती है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद थोड़ा दबाव बढ़ जाता है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा पास होती है तो उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि अब बहुत दहलीज पे आ गए। प्रेशर तो बढ़ता है, जैसे जैसे आप चरणों में पहुंचते जाएंगे, अंतिम और आखिरी चरण होता है और एक दबाव रहता है कि इसमें आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि जो त्रुटियां, जो कमी मेंस में थोड़ा बहुत नंबर में रह गई हो उसको आप कवर कर पाएँ। तो इंटरव्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में जो आपको समझनी होती है। मैंने एक सेशन लिया अभी तक इंटरव्यू में, जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू को लेकर के। इसके अलावा अभी ये जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू है, इसके पहले जो है मैं चाहता हूँ कि कुछ 1-2 सेशन आप लोगों के लिए लाए जाएँ। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं उनमें कैसे आपको वहाँ पे रिप्लाई करना है, कैसे आपको अपना जो है एक कंप्लीट जो है वहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप करना है। तो इसको लेकर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेशन डेवलप किए जाएँ और आप लोगों से डिस्कस किया जाए, आप लोगों को कुछ कॉमन क्वेश्चंस को कैसे वहाँ पे फेस करना है। और दूसरा जो मेन होता है कि 3 चीज़ें होती हैं मुख्यतः इंटरव्यू में जो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो आपका खुद का जो एक आपने स्कूलिंग से लेकर के अब तक की जो जर्नी रही है आपकी, उस जर्नी में आपने क्या क्या किया है, वो भी एक आपका मुख्य विषय होता है। आपकी पर्सनालिटी और आपकी हॉबी वही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और दूसरा एक वैकल्पिक विषय जो आप लेकर के चलते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर जो समसामयिक विषय वस्तु में चल रहा है, तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशंस भी आपको, बाकी जनरल डायलॉग ही होता है। मतलब जैसे आप चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक तनाव रहता है कैरियर का, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर एक आपको चैलेंज तो मिलता है। तो इसको लेकर कुछ 1-2 सेशन में रखूँगा, जिसमें कैसे आपको वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करना है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी रखेंगे, इनका उत्तर क्या हो सकता है, संभावित उत्तर आपको क्या देना चाहिए। तो एक जो है इस पर मैं कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक के तौर पे आप लोगों को 1-2 सेशन लेकर के चलूँगा। तो जिन बच्चों का इस बार प्रीलिम्स हुआ है, उन सभी का प्रीलिम्स का मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। कुछ लोगों का यूपीएससी का भी प्रीलिम्स आया था, तो इसमें काफ़ी लोग हैं, कुछ आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। और जो यूपीपीसीएस वाले हैं, आप लोग भी अब आंसर राइटिंग करिए रेगुलर, क्योंकि आपका भी मुख्य परीक्षा, अब सब सितंबर में मुख्य परीक्षाएँ हैं प्रॉपर, है ना। तो लिखने से ही सीख पाएंगे, और लिखते लिखते ही जिन्होंने लिखा है, जैसे यहाँ पे ऑफलाइन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मैं नाम बताऊँगा आप लोगों को। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और उनकी खूबी ये थी कि वो इंग्लिश मीडियम से थे और हिंदी में क्लास करते थे यहाँ पे। मतलब वो जैसे मैं बोलता था उसको तुरंत ट्रांसलेट करते थे यहीं पे क्लास में। उन्होंने ज्वाइन किया था संस्था को, और बहुत अच्छी आंसर राइटिंग थी, मुझे याद है उनका। तो उनका भी चयन पहला ही प्रयास था, प्रथम प्रयास में ही। पहले तो मतलब एक ये था कि सर दिया जाए ना दिया जाए, मैंने कहा अब दीजिए, आपका होगा। ये बात मुझे बड़ा मतलब एक होता है ना कि भरोसा हो जाता है, आप लिख रहे हैं लगातार, तो एक विश्वास हो जाता है कि आप करोगे, आप बेहतर करोगे। तो उसके बाद फिर मेंस में भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और मेंस क्वालिफाई हुआ। इस बार का फिर से अगेन मेंस वो देंगे। तो ऐसे ही 2-3 बच्चे और थे जिन बच्चों को पर्सनली मैंने इसमें गाइड किया था, उनका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। तो ओवरऑल ये है कि जिन लोगों ने बातें मानी हैं, जिन लोगों को कहा गया कि उत्तर लेखन करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो निश्चित तौर पे सफल हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं कहता जाऊँ सिलेबस को लेकर के, कि आपको सिलेबस ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ यहाँ से जुड़े थे संस्थान से। ऑफलाइन में तो लगभग यहाँ जो आया है वो किसी न किसी फील्ड में आज सक्सेसफुल है। मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि मेरे नज़रों के सामने हो आप,
तो मुझे पता है कि ऑफलाइन में यहाँ पे जो भी आया है वो सिलेक्टेड है, मैक्सिमम जगहों पे बच्चे जो है चयनित हुए हैं यहाँ से। और दूसरे जो ऑनलाइन बैच में भी बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ का हो गया है, कुछ ऐसे हैं जिनका हो जाएगा, इतना मुझे पक्का भरोसा है, जिन्होंने मतलब कंटिन्यूअस वे पे लेकर के चले, ठीक है। और कुछ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंच गए, कुछ प्रशासन में पहुंच गए, तो एक लंबी लिस्ट है। पर उस लिस्ट में आप तब आएंगे जितना मैं आपको बताता जाऊं, बस उतना भर कर लो। यदि आप उससे भटके, क्योंकि देखो एक्चुअली इस एग्ज़ाम की तैयारी में भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। भटकाव क्या है, कंटेंट इतना ज़्यादा है, फिर दूसरा क्या है, कंटेंट ज़्यादा हो गया आज के टाइम पे यूट्यूब के कारण भी। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो, आपको पकड़ना एक ही पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। अब तो कंटेंट आपको छटनी करनी है कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ लो आप, बहुत लिमिटेड कंटेंट। बुक्स में भी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, कोई एक बुक पढ़ना है, 50 नहीं पढ़नी हमें, है ना। तो हमें तो अपने आप को रेडी करना है और इस तरीके से रेडी करना है कि आने वाले चैलेंजेस को आप अच्छे से फेस कर पाओ। इस डायरेक्शन के लिए आपको जितना बताया जाए बस उससे ज़्यादा मत करिए। मैं जैसे आप लोग को बहुत आसानी से एक ही चीज़ बताता हूँ, 2 सब्जेक्ट लेके चलो। मैं वीकली टारगेट भी आज तक देता आया हूँ, कम से कम कितनी बार, मल्टीपल टाइम। ये 2018 से जब से संस्था में ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया था तब से हमने जो है वीकली टारगेट में लेकर के चला। उसमें 2 ही सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट को ही मैंने बताया। साथ में मैं बुक ज़रूर बताता हूँ कि एक एडवांस बुक ज़रूर पढ़नी है। तो जो क्लास हो रही है साथ में उसके एडवांस बुक साथ में लेके चलो, उसको सिनॉप्सिस में कन्वर्ट करो, विदाउट सिनॉप्सिस नहीं। पीटी तभी देना है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। विदाउट सिलेबस कंप्लीट होकर के प्रीलिम्स देने की हिम्मत ना करो, क्योंकि उसका एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होगा, फिर आप यूपीएससी के दुष्चक्र में, यूपीपीएससी के दुष्चक्र में फंस जाओगे, फिर बहुत सारी चीज़ें। अभी ये 16 तारीख वाले सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस भी करने वाला हूँ। ये सब विषयों पर फिर से एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा, डिस्कस करूंगा कि आपको कम से कम इन सावधानियों को बरतना है। तो बस मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जितना मैं आपसे कहता रहूं उन सभी को आपको पालन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप एक सही दिशा में हैं, सही मार्गदर्शन में हैं। जितना आप भटकेंगे उतना अपने आप को उलझा देंगे। आप एक चीज़ समझिए, उलझे हुए धागे देखें आपने, उनको सुलझाना बहुत कठिन होता है, फिर कैंची लेके काटना पड़ता है ना। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में ऐसा ना हो कि बहुत उलझ जाओ आप लोग। उलझोगे तो फिर कैंची लगानी पड़ेगी, फिर आपको ये एग्ज़ाम से ही कट होना पड़ेगा, उलझ जाओगे फिर आप। तो इसलिए सुलझाते हुए चलना है, ऐसे सब्जेक्ट के साथ करना है, ऐसे रिश्तों के साथ करना है। हर चीज़ को जितना सुलझा सकते हो, सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को करते जाना। ये नहीं कि 10 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर दिए, ना इसमें समझ में आ रहा ना उसमें समझ में आ रहा, 10 किताबें एक साथ पढ़नी चालू कर दी, ना इधर समझ में आ रहा ना उधर समझ में आ रहा, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जो हम मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या है, एक तो आंसर राइटिंग ये करनी मतलब ये इग्नोर कर देंगे। बहुत सारे जगहों पे हो क्या रहा है, बच्चे जो आ रहे हैं आंसर राइटिंग बहुत लेट है वहाँ पे है भी, तो उसको लेकर के कोई पर्टिकुलर एक गाइडलाइन नहीं है। आंसर राइटिंग यदि आप करोगे आपके अंदर एक चेंज दिखने लग जाएगा, आपके अंदर एक भरोसा दिखने लग जाएगा। मैंने आंसर राइटिंग यहाँ शुरू से कराई है। जब भी कोई भी बच्चा यहाँ पे ऑफलाइन पे आया, मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत जोर दिया है। मैं आंसर राइटिंग 2017 से करवा रहा हूँ। 17 से मैंने रेगुलर आंसर राइटिंग करवाई है, स्टार्ट किया है। फिर आपके लाइव भी बहुत सारी आंसर राइटिंग सेशंस हुए हैं। कोविड के पहले चलती थी, कोविड के बाद, कोविड में मुझे याद है 2020 में आपको याद हो, 2020 में आपका आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट हुआ था, ये लाइव वाला। ऑफलाइन तो पहले चलता ही था आपका रेगुलर, तो लाइव मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं लाइव करवाऊंगा आंसर राइटिंग। और 2020 में जब कोविड लगा था, कोविड के बीच में भी मैं चलाता था इसको, आंसर राइटिंग रेगुलर चलती रही, फिर बीच में बंद हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर बंद हुई, तो ये चलता रहा रेगुलरली। और आज जो है हम आंसर राइटिंग के एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारी आंसर राइटिंग चल रही है। हाँ सर, आप तो ये आंसर राइटिंग क्लासेस कहीं घूमने भी जाते थे, कहीं रिलेटिव भी जाते, जहाँ भी जाते आप सेटअप लगा के तुरंत? हाँ, मैंने आंसर राइटिंग भोपाल से भी कराई है। भोपाल में यदि मैं कभी किसी होटल में रुका हूँ तो उनसे बात किया कि भाई मुझे एक वाइट बोर्ड चाहिए, तो मैंने वो भी प्रयास किए जितना पॉसिबिलिटी हो गई। या यदि कोविड में भी जहाँ भी हुआ है, कोशिश के मेरे आंसर राइटिंग के लिए आप लोग को एक डिजिटल बोर्ड मैंने लगवाया था उस टाइम पीरियड पे कि आप लोग की आंसर राइटिंग बाधित ना हो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, बीच में 1-2 दिन के गैप जरूर आए होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन एक कंटिन्यूअस वे पे हम चल रहे हैं
तब से लेके अब तक। तो आंसर राइटिंग मुझे पता है ना इसका महत्व, और इसका महत्व आपको भी उतना ही समझना है जितना मैं बता रहा हूँ। यदि मैं कह रहा हूँ उत्तर लेखन करना है तो प्रण बांध लो, करना ही है, डरना नहीं है, नहीं तो ये करने से ही होगा, डरने से तो नहीं होगा। और जिन्होंने किया है उनका डर खत्म हुआ है, एग्जैक्ट, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन में था, हमें आंसर राइटिंग कोई बताने वाला नहीं था। हमें बहुत बाद में, जब मैंने 2 मेंस दिए तब मुझे फील हुआ कि यार आंसर राइटिंग को लेकर के यदि इतना काम किया गया होता। जबकि मैं था और एक मेरे फ्रेंड थे, गुरबचन सर के बारे में आप लोग जानते हैं, हम दोनों साथ में मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, 2014 से लेकर के हम लोगों ने, और हमने जितनी आंसर राइटिंग की होगी लगभग नहीं होगा तो 1000-1500 आंसर राइटिंग हमने साथ में मिलके किए हैं। वो लिखते थे, मैं चेक करता था, मैं लिखता था, वो चेक करते थे, और हम एक एक दिन में जो है इतनी आंसर राइटिंग करते थे बैठ करके। होता था कि यार लिखना है, मल्टीपल टाइम लिखना है, इसमें कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। फिर हमारा ग्रुप बड़ा होता गया, इनहेंस्ड होता गया, तो हमने ग्रुपिंग में भी आंसर राइटिंग की है। एक दूसरे की कॉपी चेक करना, उसमें कमियां बताना, कमियां बताने में खुशी आती थी कि यार चलो सुधार होगा, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा कमियां पता चल जाएँ कि यार यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो उसका महत्व तो समझ में आया कि चूँकि ये पूरा एग्ज़ाम आपका जो यूपीपीसीएस में 1500 नंबर का और 1750 नंबर का आपका यूपीएससी में है, इसका सिर्फ और सिर्फ बेस एक ही है, लिखना। जिसका लिखना जितना ज़बरदस्त है वो एग्ज़ाम का उतना ही बड़ा महारथी है ना। तो वो चीज़ जो है ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और उसी चीज़ को मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये सूत्र बांध लो कि इस एग्ज़ाम को यदि आपको सेलेक्ट करना है, इस एग्ज़ाम में यदि आपको चयन चाहिए, तो सिर्फ एक ही मात्र इसका जरिया है, वह है उत्तर लेखन। यदि आपने उत्तर लेखन पे अपनी पकड़ मजबूत बना ली, ये एग्ज़ाम आप सबका है। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल इतना आपका है, आप जनरली बात कर पा रहे हैं सभी से। यदि किसी के सामने बैठेंगे, कोई कुछ पूछेगा, बस इसमें इतना आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू में, जो मुझे आज तक समझ में आया कि वहाँ पे आपकी फेक पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, 1% भी फेक नहीं होने चाहिए। आप जो कुछ भी है जेन्युइन है। यदि नहीं आता ना, ये आपके अंदर एक एक्सेप्ट करने की पावर होनी चाहिए कि आप स्वीकार कर पाएँ कि आपको नहीं आता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ना। एग्जामिनर को जब आप मतलब आपको उसको मिसगाइड ना करें, दिग्भ्रमित ना करें, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो जो आप भी जानते हैं, उससे एग्जाम देखो पता चल जाता है। आप 2 मिनट में किसी का पता कर सकते हो, वहाँ तो बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे मिलेंगे आपको। तो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी फेक पर्सनालिटी को डिस्क्लोज करता है। यदि नहीं है तो बढ़िया है ना। आपके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कभी वो इंटरव्यू का, मेरा एक सेशन पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया इंटरव्यू को लेकर के, ठीक है। और अभी आने वाले समय पे मैं कुछ सेशंस आप लोगों के साथ लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं इंटरव्यू को लेकर आपको बेसिक्स बताऊँगा। यदि उन पे काम कर ले गए आप, तो निश्चित तौर पे आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। कम्युनिकेशंस के लिए चाहिए कि आप लोग सेल्फ खुद बैठिए, खुद के साथ बैठिए। आप शीशे में बैठ करके प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो खोल लीजिए फ़ोन का, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। कुछ ना कुछ आपको बात करनी पड़ेगी, विदाउट उसके बात नहीं। इसीलिए मैंने अभिव्यक्ति प्रतियोगिता चालू की थी कि कम से कम ये लोग बोलने की हिम्मत तो जुटा पाएंगे, बोलेंगे तो ये स्टार्ट तो करेंगे। हाँ, ये वाले में किया था आपने यूक्रेन, हाँ, ये इसका मैं आप लोग को बताता हूँ इसका, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल बस मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि कुछ फंडामेंटल हम समझें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के, उसका एक तो है आपका आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का यदि मुझसे कोई पूछे, सिलेबस तो देखो कंप्लीट होनी चाहिए दोनों में। विदाउट सिलेबस आप इस एग्ज़ाम पे बैठ नहीं सकते, यदि बैठे तो कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा आता है आपका कि आप पीटी कैसे क्वालिफाई करेंगे। पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आपको जैसे मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना मेंस के लिए, वैसे ही प्रीलिम्स का ग्राउंड क्या है, मॉक टेस्ट। जितना मॉक दोगे आप, ये चीज़ फील करोगे, महसूस करोगे कि सर ने बोला था जिसने मॉक नहीं दिया प्रीलिम्स में उसको दुविधा होगी। क्यों? प्रैक्टिस ही करके नहीं गए, अभ्यास ही करके नहीं गए। पहले तो सिलेबस कंप्लीट, फिर मल्टीपल मॉक, मल्टीपल आंसर राइटिंग, और क्या है बताओ। उसी चीज़ को जो आपने पढ़ डाला पूरे सिलेबस को, उसको आपने अभ्यास भी कर डाला। मॉक के लिए आप कहीं से भी दीजिए, कितने भी मॉक दीजिए, पर मॉक आपको रेगुलर देना चाहिए। उससे आपको क्या होता है, एक तो दिमागी तनाव, आपका प्रेशर जो होता है रिलीज होता है। डर बैठा हुआ है ना आपके अंदर, क्वेश्चन पढ़ने का डर बैठा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर के डिफ़िकल्टीज़ का डर बैठा हुआ है, वो डर ही तो निकाल के ख़त्म करना है ना हमें। डर कैसे ख़त्म होगा? देखो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्रिकेट खेला आप सभी ने, या नहीं खेला होगा तो देखा होगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट।
गेंद आ रही है, कोई 6 मार रहा है, कोई 4 मार रहा है, कोई आउट हो जा रहा है, देखने में लग रहा है, आप बाहर बैठ के कमेंट भी करते हो, बट एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी समझनी है आपको, तो आपको पिच पे जाना पड़ेगा। नहीं सीख सकते आप सचिन तेंदुलकर जो खेल रहे हैं उनके गेम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनमें कमियां निकाल सकते हैं, बट जब वो शॉट जो वो मार रहे हैं ना, उसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस उन्होंने की उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल सा फार्मूला है ये, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देना है। हमें यदि आंसर राइटिंग सीखनी है, लिखना है, यदि हमें प्रीलिम्स देना है तो हमें मल्टीपल मॉक टेस्ट, जहाँ भी मिल जाए मॉक, जूझ जाओ कि चलो कोई नहीं, हल कर डालते हैं। तभी मैंने आपको बोला है कि घटना चक्र भी आपको पढ़नी है। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगे और साथ में आप उससे क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टीज़ वगैरह भी देख पाएंगे। फिर अनसॉल्व्ड मॉक को टेस्ट आपको करना है। अभी मैं सैटरडे से आप लोग का टेस्ट चालू हो जाएगा, उसमें बस पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए रेगुलर। सैटरडे से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, वो मैं रेगुलर लेके चलूँगा। मतलब बीच में मान लो हो सकता है 1-2 ब्रेक आ जाए, बट कोशिश रहेगी कि रेगुलरिटी के साथ वो चलता रहे। अपनी उपस्थिति में आपका लूँगा मैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक मेरे तरफ से जो है ये प्रयास रहेगा कि आपको ये करना है, बस इतना कर लो। मैं आपको से बता रहा हूँ, चयन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो चयन होगा, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, सभी का सिलेक्शन होगा। जिन लोगों ने भी सोचा है ऐसे ही चयन हुए हैं, मैंने तो अपने सामने बैठे देखे हैं अधिकारी जो पहले एस्पिरेंट बन के आए हैं, यहाँ से पढ़े हैं और पढ़ करके वो निकल गए, सेलेक्ट हो गए। तो आपके अंदर भी वही पावर, वही गुण, वही क्षमता, सब कुछ है आपके अंदर। कोई किसी के अंदर क्षमता की कमी नहीं होती है, क्षमता को जागृत करना पड़ता है। क्षमता सब के अंदर एक ही होती है। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। ईश्वर ने इस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि क्षमताएं किसी को कम ज़्यादा दे दे, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मुद्दा है कि आपने अपनी क्षमता को जाना कितना है, पहचाना कितना है, आपने उसका प्रयोग कितना किया है। आज तो देखिए भाई, अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक बच्ची थी, वो आँखों से जो है पूरी तरीके से, आंखें नहीं थी लेकिन वो IAS अधिकारी बनी जा करके। ऐसे कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं। हाँ, 2018 में, 2014 बैच में जब हम थे तो ईरा सिंघल जी एक बड़ा एग्जाम्पल, बिग मोटिवेशन, टॉप रैंक। तो मतलब ऐसे कितने एग्जाम्पल, मतलब उसकी संख्या नहीं। मेरे ही बहुत सारे बच्चे हैं, एक झांसी में जो नायब तहसीलदार हुए वो भी पार्सलिटी ब्लाइंड थे, एक का आप देने गए थे एग्ज़ाम। तो ये समझिए इस तरीके के बच्चे किस तरीके से कितना मोटिवेट करते हैं। 2014 बैच के जो टॉपर थे उनको तो IAS दे नहीं रहे, नहीं, वो पहले IRS सेलेक्ट हो रही थी, फिर इसके बाद IAS। हाँ, वो 3 अटेम्प्ट में IRS ऐसे रहा है उनका पहला। हाँ, फिर कैट में चल रहा था, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि लाइफ आपकी एक ही है, ज़िंदगी एक ही है, समय निर्धारित है इस ज़िंदगी का, और इस समय का यदि आप इष्टतम प्रयोग नहीं कर पाए, इष्टतम उपयोग नहीं कर पाए, इष्टतम समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने टाइम का। यदि मेरे पास 1 घंटा है ना, एक छोटा सा फार्मूला याद कर लो, हर 1 घंटा यदि आप ख़राब कर रहे हो ना अपना, हर 1 घंटा, ये खेल इस चीज़ का नहीं है कि आप सफल हो जाओगे, ये खेल है कि आपको असफल किया जाएगा। कैसे? एग्जामिनर वहाँ पे बैठे हुए हैं आपको हटाने के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो तो हटाने के लिए बैठे हुए हैं ना। ये एलिमिनेशन का खेल है पूरा का पूरा। तो यदि आप अपना 1 घंटा ख़राब कर रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आपके आगे कितने बच्चे निकलते जा रहे हैं, हज़ारों बच्चे आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। आपका 1 घंटा 2 घंटा कहाँ जा रहा है, फ़ोन में जा रहा है, किन चीज़ों में जा रहा है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो हज़ारों की संख्या में लोग प्रैक्टिस किए पड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं, वो आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। इसलिए समय ही हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखो, इसमें कई चीज़ों, एक एक सब्जेक्ट को सुलझाते हुए चलना है, एक एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हुए चलना है, अभ्यास करते हुए चलना है साथ साथ, और आप सिलेक्शन के दहलीज पे खड़े होंगे। इतना मैं आपको भरोसा देता हूँ, आपका होगा ही होगा सिलेक्शन। संभावना ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, आप होगे ही चयनित, आपका ही होगा, ये समझ लीजिए। बस मुद्दा इस बात का है कि जितना मैं आपको बोलूं उतना आपको पूरा करना है। जिन्होंने किया है, मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे आंखों के सामने वो बच्चे दिखाई देते हैं
जिनको मैंने बताया उन्होंने बिल्कुल आंख मूंद करके चीज़ों को माना, करते चले गए और जीवन में सफल होकर बैठ गए। जिन्होंने नहीं माना वो भटक भी रहे हैं अभी तक। ऐसे भी बच्चे बहुत सारे रहे जो भटक गए, आए थे किसी और पाथ के लिए, चले गए किसी और पाथ में, ऐसे भी बच्चे रहे। ठीक है, अभी तक मैंने लगभग, यदि अपने ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड में बता दूं, ऑनलाइन में कम से कम 5 लाख बच्चे होंगे जो इस संस्था से पढ़ चुके हैं ऑनलाइन बैचेज में, लेकिन सब थोड़ा ना सफल हो गए। यदि मेरे लिस्ट में देखेंगे तो मेरे लिस्ट में यदि अधिकारी रैंक की बात करूं तो अधिकारी रैंक में लगभग मेरे पास जो बच्चे हैं 85-86 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और यदि मैं टोटल हर एक फील्ड को जोड़ दूं कि भाई टीचर में भी हुए, बैंक में भी हुए, रेलवे में भी हुए, एसएससी में भी हुए या फिर जुडिशियल सर्विसेज में हुए, तो ऐसी संख्या लगभग 5,500 बच्चों की हो चुकी है टोटल सब मिला दे। लेकिन उसमें अधिकारी मैं 85-86 ही अधिकारी बना पाया। उसके पीछे का कारण क्या रहा? उसके पीछे का कारण है कि सब उतना फोकस्ड नहीं रहे, उस तरीके से नहीं काम कर पाए। तो इस चीज़ का मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जितना मैं कह रहा हूँ उसमें आपको कोई भी त्रुटि, वो सब कहेंगे। आप किसी भी सिलेक्टेड, मैं अभी कल एक इंटरव्यू सुन रहा था नितिन सिंघानिया सर का, जिनकी आप बुक्स पढ़ते हैं, IAS अधिकारी हैं, कोलकाता में हैं, और उन्होंने यही सारी बातें थी उनकी, है ना, यही सारी बातें थी कि आपको मॉक टेस्ट देना है मैक्सिमम, आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको अपने सिलेबस पे कमांड बनानी है, बस यही सारी बातें हैं और कुछ अलग नहीं है। और वही चीज़ यदि आप कर बैठे 1-2 साल के अंदर अंदर, आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। भटकेंगे, भटकना नहीं है, बस भटकाव से ज़िंदगी भटक ही जाती है। एक पकड़ना है और उसको साथ में पकड़े रहना है तब तक जब तक नैया पार ना हो जाए। यदि 10 पकड़ने की कोशिश करोगे तो इसका भी हाथ छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना, 2 नाव में पैर नहीं रखते हैं। तो इसलिए गति से साथ चलते रहो और मैं गारंटीड कहता हूं कि आपका सिलेक्शन, चयन सब कुछ होगा। बस आप इसी डायरेक्शन से चलते रहें, इसी डायरेक्शन से चलते रहें, सब कुछ होगा आपका। ठीक है, तो उत्तर लेखन हमें करना है, थोड़ा गंभीर